गाइस, वेलकम बैक टू बैंकटोरियल्स न्यू वीडियो। आज हम अपनी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप ऐसा क्या काम करें कि जब आप बैंकिंग में प्राइवेट स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। ऐसा क्या आपके पास होना चाहिए आपके सीवी के अंदर जिसके बेसिस पर आप जाएं और विद इन 5 मिनट्स देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर गेटिंग सेलेक्टेड। तो शुरू करते हैं। देखिए, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी कैरियर काउंसलिंग, बट शायद जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये शायद आपने ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना किसी ने आपको इसके बारे में बताया होगा कि ये इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं या सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज है। जब हम एक बैंक में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज क्रिटिकल विच यू डोंट नो। कि ऐसी क्या चीज है जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है हमारे सीवी में, हमारे सिलेक्शन के लिए, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो ये हमारे लिए सरप्राइज हो गया कि हम जा रहे हैं, इंटरव्यू में कर रहे हैं, आई हैव क्वालिफिकेशन, आई हैव एन एक्सपीरियंस, बट क्रिटिकल क्या है। उससे ज्यादा ऐसा क्या चीज है जो कि जब इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यूअर है, वो मेरे सीवी को देखे और वो 90% अपना माइंड बना ले कि इसको सेलेक्ट करना है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा ब्रांच स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बिकॉज जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं। तो फ्रंट ऑफिस होता है जिसमें हमारे पास सर्विस मैनेजर्स हो गए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो गया, हमारे पास टेलर्स हो गए जो रेमिटेंसेस का काम करते हैं, जो हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं, जो हमारी आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं। और दूसरी साइड में हमारे पास एक रिलेशनशिप टीम होती है जिनको हम रिलेशनशिप मैनेजर्स बोलते हैं। तो उसमें भी 4-5 लेवल होते हैं, जूनियर मैनेजमेंट, जूनियर रिलेशनशिप मैनेजर, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, एंड देन वेल्थ मैनेजर एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। तो देखिए, इन इन सभी लोगों का चाहे डेजिग्नेशन समझ लीजिए, रोल्स देख लीजिए, डिफरेंट होगा, बट इन लोगों के लिए क्रिटिकल क्या है, आपको हमें समझना है कि ये मतलब इन लोगों के लिए क्रिटिकल क्या है। तो ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये जानना जरूरी है व्हाट दे डू, व्हाट आर देयर केआरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। तो देखिए, हम सोचते रह जाते हैं, हम सोचते हैं हमें रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, हमें कस्टमर की सर्विस करनी है, हमें कस्टमर आया उसको ठीक से उसका काम करना है, हमें उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, उसकी आरटीजीएस करनी है, एनईएफटी करनी है, रेमिटेंसेस करनी है। बट देखिए, ये सब नॉर्मल ऑपरेशन है जो सभी लोग करते हैं, सभी बैंक्स में होता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर आप यहाँ पर ध्यान करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मोर वेटेज इज टुवर्ड्स बिजनेस जनरेशन फॉर रेवेन्यू एंड इनकम। सभी बैंक्स के लिए वो एम्प्लॉइज बहुत प्रॉफिटेबल हैं, या बैंक्स के लिए वो बहुत एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर सके बैंक के लिए, जो बैंक के लिए इनकम जनरेट कर सके, डे ऑन डे, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर। अब रेवेन्यू और इनकम करने के लिए उनको सेल क्या करना है, व्हाट दे सेल, वो ऐसा क्या बेचते हैं। देखिए, बैंक के लिए हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, देन हेल्थ इंश्योरेंस, एंड देन म्यूचुअल फंड्स। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। ऑलमोस्ट जो फ्रंट स्टाफ है, रिलेशनशिप मैनेजर है, जो रिटेल बैंकिंग में जब आप जाते हैं, बैंक्स में एंटर करते हैं, तो जिन भी आप एम्प्लॉय से मिलते हैं, ये उन सब के टारगेट्स में आता है। तो अब देखिए, अब हमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमें करना क्या है वो हम देखते हैं, बट आप इसको बहुत क्रिटिकली और इंटरेस्ट से देखिए। ये आपको एक ऐसी चीज गाइड करेगा जिसके बेसिस के ऊपर आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि बैंक के मेन रेवेन्यू प्रोडक्ट ये हो गए। तो इसका मतलब है एम्प्लॉइज के इन चीजों पर बहुत बड़े टारगेट्स होंगे। इसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, अदर प्रोडक्ट्स भी होंगे, बट दीज प्रोडक्ट्स आर द मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर द बैंक। देखिए, इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सबसे पहले हमें एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आरबीआई की और सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करने हैं, इफ योर एम्प्लॉइज नीड टू सेल दिस प्रोडक्ट टू योर क्लाइंट, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो यू कांट अवॉइड इट। अब आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको सेल करना है तो आपको आईआरडीए सर्टिफिकेशन आपका मैंडेटरी है। यू शुड बी सर्टिफाइड विद एन आईआरडीए एजेंट सर्टिफिकेशन। आईआरडीए क्या होता है,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी वही है, आरडीए आईआरडीए सर्टिफिकेशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन बहुत मैंडेटरी होता है, जिस मॉड्यूल का भी नाम हमने अपनी अलग वीडियोस में शेयर किया था आपसे, एनआईएसएम 5A मॉड्यूल फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो गाइस देखिए, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये एग्जाम क्लियर होने चाहिए। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, बैंक क्या है, वेयर बैंक इज स्ट्रगलिंग इन मैन पावर, व्हाट बैंक नीड्स। बैंक के पास मैन पावर है, बैंक के पास एम्प्लॉइज हैं, तो बैंक स्ट्रगल कहां करता है। देखिए, बैंक को जब एम्प्लॉय चाहते हैं, चाहे की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम्प्लॉइज में क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी लर्निंग होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनकी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर पिक्चर क्रिएट किया कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास। देन एनसीएफएम का एनएसडीओ जिसको बोलते हैं हम, डिपॉजिटरी मॉड्यूल आपका क्लियर होना चाहिए, आईआरडीए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। अब इसमें हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, most of the staff in banking are not certified. Management keeps on struggling for their certification. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बैंक में जितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनको ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इनको सेल करने हैं, अपने क्लाइंट को सजेस्ट करने हैं, वो मैन पावर इन सर्टिफिकेट्स पे और इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पे सर्टिफाइड ही नहीं है। Certification level is only 30 to 50% depending upon bank to bank. Exceptions are always there where this certification level may be little bit higher. इसका मतलब क्या हो गया, उनके लिए हो गया कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है जिसका इंटरव्यू हो रहा है, अगर उसके पास ये क्वालिफिकेशंस ऑटोमेटिकली हो, ऑलरेडी हो, उसके सीवी में लिखा हो कि आई एम सर्टिफाइड, तो आप समझ गए कि मेरा इशारा किस तरफ है। इट मींस देयर आर हाई चांसेस दैट इफ यू आर सर्टिफाइड विद these एग्जाम्स, इफ यू आर having these certifications in your hand, there are high chances that you get selected. मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो अपनी मैन पावर है उनको ये सर्टिफिकेशंस करवाने के लिए, उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, उनको ये इंश्योर करने के लिए लोग ये सर्टिफाइड हो जाएं। बिकॉज जब तक ये सर्टिफाइड नहीं होते, ये लोग अपने क्लाइंट्स को सेल नहीं कर सकते, अपने क्लाइंट को ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सजेस्ट ही नहीं कर सकते। तो बैंक का रेवेन्यू इनकम कम होता है, बैंक के पास पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम कम होती है, आपके क्लाइंट्स की नीड सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं कर पाते ये एम्प्लॉइज। तो बैंक के लिए वो एम्प्लॉइज जिनके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, जो यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पता है कि आपको अगर म्यूचुअल फंड आपको सपोज सेल करना है, अब आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बैंक को आपको क्वालिफिकेशन चेक करेगा, बैंक आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा, बैंक आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा। बट अगर आपके सीवी में लिखा हो कि आप एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड, आप समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। नेक्स्ट, आपने लिखा आईआरडीए सर्टिफाइड, आपका काम और बढ़ गया, इजी हो गया, आपका काम बहुत सिंप्लीफाई हो गया। एनआईएसएम के म्यूचुअल फंड्स की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक ही मॉड्यूल की है 5A, बट आप इसको करना चाहें तो 5A 5B 5C करिए, जिसमें फाउंडेशन है, लेवल 2 प्रोग्राम भी है। जितने आप सर्टिफिकेशंस करके अगर अपने सीवी पर लिख देते हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए, अपना क्वालिफिकेशंस लिखेंगे, जब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और आप एक बड़ा बोल्ड करके डाल दीजिए सर्टिफिकेशंस, और उसमें सर्टिफिकेशंस डाल दीजिए कि आपने कब आपने सर्टिफिकेशंस की थी और कितने नंबर से की थी, मार्क्स, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे वो मेंशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इतना किया तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे बैंक में। आप प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो इन सर्टिफिकेशंस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपने देखा होगा कि एंट्री लेवल या थोड़ा जूनियर मैनेजमेंट लेवल में प्राइवेट बैंक में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ इंटरव्यू ही होता है, वो आपको कोई रिटन टेस्ट के लिए ही नहीं बोलते। तो आप ये सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका काम बहुत ही बहुत सिंपल हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड के लिए आप पॉइंट देख रहे होंगे, इसके ऊपर एनआईएसएम
MF डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन होता है, इसको बोलते हैं हम NISM 5A मॉड्यूल, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बट मेरा सजेशन है, अगर आप 5B 5C कर लेते हैं तो एक फाउंडेशन प्रोग्राम है एंड एक लेवल 2 प्रोग्राम है फॉर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल। अगर ये तीनों प्रोग्राम आपने किए और आपने मेंशन किए तो आप समझिए आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना व्यू है, बिकॉज इसके वेटेज बहुत है। उससे आपकी नॉलेज स्किल्स बहुत बढ़ती है, उसे पता लगता है इंटरव्यूअर को, यू आर, ये आपकी कितने कैपेबल हैं, आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका IRDA सर्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज है, आप अगर सपोज अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप IRDA सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। बिकॉज IRDA सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से पहले से अटैच होने चाहिए, आप वहां एनरोल होने चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर आप किसी कोई फाइनेंस कंपनी है या आप किसी बैंक के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, और फिर आप वहां के थ्रू अगर आप IRDA सर्टिफाइड करते हैं, तो आप अपने CV में मेंशन कर सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी IRDA सर्टिफाइड। बट ये आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। बट वेयर एज NISM म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन, ये आप अपने आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। इसमें आप अभी फ्रेशर है तब भी कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हैं, आपने कहीं पर भी काम किया है तब भी आप अपने आप से कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, 5A मॉड्यूल जरूर करिएगा, बट 5B 5CA मॉड्यूल अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। फीस बहुत नॉमिनल होती है, 1500 रुपीज, 1200 रुपीज। किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 100 क्वेश्चन आते हैं, और जनरली 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। आप एक दो दिन अच्छे से स्टडी करेंगे, हमारी वीडियोस देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप ये क्लियर कर सकते हैं और आप इनमें सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। थर्ड इसमें है आपका NISM डिपॉजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अगर आप फ्रंट ऑफिस पर जा रहे हैं, बट आप सपोज डीमेट ऑपरेशंस में अगर आप काम नहीं करते, तो हो सकता है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके लिए ना हो। बट ये आपके NISM, IRDA और डिपॉजिटरी, ये आप काफी कुछ आपस में लिंक्ड वेक्टर्स हैं। तो अगर आप ये डिपॉजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेशन भी कर लेंगे तो ये भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत बहुत एडवांटेज देगा। आपके CV में बहुत आपकी क्वालिफिकेशन के बाद में आपके बारे में वो बार बार इंडिकेट करेगा कि हाउ मच क्वालिफाइड यू आर। ये भी आप सिंपल NISM के साइट पर जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करेंगे, आप अपना वही जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया था, आप अपना सबसे पहले नाम और ईमेल आईडी के साथ अपने आप को एनरोल करेंगे, देन यू विल अपलोड योर फोटोग्राफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड इन 48 आवर्स। आफ्टर दैट उसमें आपके NISM में सभी एग्जाम्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। आप कोई भी एग्जाम में जाएं, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें, एग्जाम सेलेक्ट करें, फी पेमेंट करें, और आपके पास पर्टिकुलर डेट पे आप एग्जाम में अपीयर हो और आप वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तो यू विल बी सर्टिफाइड। जनरली ये सर्टिफिकेशंस 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, NISM का यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है और ये फाउंडेशन प्रोग्राम है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन की है, बट आप, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि आप तीनों मॉड्यूल करके आप CV में लिखिए। देखिए, डिस्कस करते हैं व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, ये सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। आप चले गए तो आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके टारगेट्स नहीं होंगे, आपको सेल नहीं करना। आपको सेल करना है तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, आपका बैंक, आपकी कंपनीज आपको अवॉइड कर ही नहीं सकते। यू अल्टीमेटली नीड टू गेट सर्टिफाइड। तो आप बैंक में जाने के बाद आप सर्टिफाई होंगे, तो आप पहले CV में ही सर्टिफिकेशंस लिख के जाइए, सो दैट इंटरव्यूअर को पता लगे दैट हाउ मच क्वालिफाइड यू आर। उसके बाद ऑल बैंक्स रिक्वायर्ड लर्नेड स्टाफ। बैंक की रिक्वायरमेंट भी होती है कि उसके पास जो स्टाफ हो वो लर्नेड हो, उसके पास क्वालिटी हो, उसकी नॉलेज स्किल्स हो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। रिलीवेंस क्या है इसकी? वेल ट्रेन्ड स्टाफ एंड हैंस कैन टेक राइट डिसीजन फॉर द क्लाइंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। इसका रिलीवेंस यही है कि अगर हम ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ होता है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए राइट डिसीजन ले सकता है, उनकी नीड को जस्टिफाई कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये इसका रिलीवेंस हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है आपके अपने इंडिविजुअल के लिए? मोर कैपेबिलिटी। वंस यू सर्टिफाइड यू विल बी मोर कैपेबल, यू विल बी मोर नॉलेजेबल, एंड देन रेवेन्यू जनरेशन फॉर योर कैरियर ग्रोथ। आपकी इसमें कैरियर ग्रोथ में मिलती है, बिकॉज आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप बैंक के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली इट विल गिव यू द कैरियर अपलिफ्टमेंट। फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं बताए हैं तो आप अपने CV में ये लिखने के लिए आप ये सर्टिफिकेशंस जितने आप कर सकते हैं कर डालिए। आप NISM के साइट पर जाएंगे, आपको और भी बहुत सारे, आपको बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। अगर आप वो भी कर सकते हैं वो भी लिखिए।
देखिए, अब यहाँ पर हम एक बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले आप इस यूआरएल पर जाइएगा, एनआईएसएम का यूआरएल है। वहां पर आप ये पेज आप देख रहे हैं, पेज पे आपका ईमेल एंड पासवर्ड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन से आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड फोटो अपलोड कर दीजिए एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। 48 आवर्स में वो आपके अकाउंट को अप्रूव करेंगे। उसके बाद आप ये आपके एग्जाम है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पास आएगा एनरोलमेंट के लिए। एनरोलमेंट के लिए जब आता है तो आप इसमें मैंडेटरी एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये मॉड्यूल मैंडेटरी है यहाँ पर, एनआईएसएम सीरीज 5 है। बट मैं फिर से कहूंगा आपको 5B भी करें, जो कि फाउंडेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आपके इंटरव्यूज अच्छे होंगे, आपके इंटरव्यूज क्लियर होंगे। और अगर हो सकता है तो आप 5C भी करिए, जो कि लेवल 2 प्रोग्राम है। वो भी बहुत बहुत अच्छा मॉड्यूल है। फ्रेंड्स, आप ये कर डालिए और आप इसको हाईलाइट करिए अपने सीवी में ऊपर ऊपर। और अगर आप जूनियर मैनेजमेंट लेवल पर जा रहे हैं, आप एंट्री लेवल पर जा रहे हैं, बैंक में फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए जा रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जा रहे हैं, आप डेफिनेटली बिल्कुल सिलेक्ट होने का पूरा पूरा चांस होगा आपका। ये देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया एनआईएसएम का, जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपको यहाँ पर एनरोलमेंट का पेज आएगा। इसके बाद इसको जब आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, चेक सीट अवेलेबिलिटी, टाइम स्लॉट कर लेंगे, फिर आप पेमेंट कर लेंगे और फिर आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आप प्रिंट निकालेंगे और आप पर्टिकुलर जो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट किया उस पर जाएंगे, एग्जाम में अपेयर करेंगे और आप डेफिनेटली वो आपकी क्वालिफिकेशन वो आप उस पर मेंशन करेंगे सीवी पर। ये देखिए, आईआरडी सर्टिफिकेशन है। मैंने इसमें थोड़ा बहुत आपको डिटेल लिखा है, बट इसमें अगर आप किसी ऑलरेडी किसी कंपनी से, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपका एनरोलमेंट नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली अपने आप से नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है, फ्रेशर हैं तो आपको फिर ये बैंक में एंट्री के बाद ही करना होगा। बट ये आप बता सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट आईआरडी सर्टिफाइड, बिकॉज यू कांट एनरोल यूर सेल्फ इंडिविजुअली। बट अगर आप किसी ऑलरेडी बैंक में हैं, एनबीएफसी में हैं, किसी ऐसी कंपनी पे हैं या किसी ऐसे ब्रोकर के साथ है जो इंश्योरेंस बेचता है, और आप उसमें पार्ट हैं, तो आप डेफिनेटली उनके थ्रू ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जब आप जब स्विच कर रहे हैं वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि आई एम आईआरडीए सर्टिफाइड यहाँ पर। बट इसमें अब आपका मैंने लिंक दिया है कि कहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बट अगर आप, क्योंकि आप इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें जो आप जिस कंपनी के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड होंगे वही कंपनी हेल्प करेगी आपको। बट आप सीवी में अगर नहीं लिख सकते हैं, आप क्वालिफाइड नहीं है और सर्टिफाइड नहीं है, तो आप इंटरव्यू के टाइम बताएं कि आप आईआरडीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन करना चाहते थे, बट आप कर नहीं पाए बिकॉज आप किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी एनरोल नहीं थे। तो आपको चांस मिलेगा, अगर बैंक में एंट्री मिलती है तो आप सबसे पहले अपने आप को आईआरडी सर्टिफाइड भी करेंगे। ये हमने आपको दोबारा से इसका लॉगिन लिंक दिया है, इसमें थोड़ा सा आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या डिटेल्स मिलेंगी, क्या होता है। इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपको थोड़ा सा नॉलेज देगा। इसमें आप थोड़े एफएक्यूज जरूर चेक करें, एफएक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप उसमें आईआरडीए सब फ्रेशर हैं तो आप आईआरडी एग्जाम अपने आप से कर नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ उसको उनको इंटरव्यू में बताने के लिए एफएक्यूज से थोड़ा सा रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको 10-15 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल देखें, उसको थोड़ा पढ़ें। यहाँ पर मैंने आपके इस क्वेश्चन को जो पहले ही स्लाइड में ले लिया था इसमें वीडियो में, आपको कैन यू राइट आईआरडी एग्जाम डायरेक्टली, नो, यू हैव टू एनरोल यूर सेल्फ विद इंश्योरेंस कंपनी यू लाइक टू बी एसोसिएटेड विद। बट अगर आप एंट्री लेवल पर हैं तो आप पहले अभी अपने आप को एनरोल मत करिए, आप बैंक में एंट्री करिए और फिर अपने आप को आईआरडी सर्टिफाइड करिए। बट अगर आप किसी ऑलरेडी ऐसी कंपनी के साथ हैं जो वो कंपनी कहीं से अगर इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, तो आप उस कंपनी के साथ उसको रिक्वेस्ट करिए और अपने आप को सर्टिफाइड कर लीजिए। आप किसी बैंक में हैं तो अपना ये सर्टिफिकेशन कर लीजिए, सो दैट अगर आपको कभी स्विच करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत बहुत एडवांटेज देगा। तो हमारा इसी के साथ ही हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। हमारा कंक्लूजन यही है, गेट सर्टिफाइड एंड गेट सेलेक्टेड। Thank you very much for watching this video, friends. Have a nice day. Bye bye.